Hi to everyone, this is Ajit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर हम बात करते हैं क्लास 11th क्लास 12th कंप्लीट एस्पायरेंट्स की कंप्लीट बायोलॉजी। तो अभी की जो करेंट सीरीज है वो है क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो इस सीरीज में हमने एक पार्ट रिलीज कर दिया है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस सीरीज को देख रहे हैं मैं उन सभी बच्चों को बोलूँगा कि प्रीवियस पार्ट ज़रूर जा करके देखिए, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप सब एक काम करो, जब भी वीडियो लेक्चर देखेगा तो आप अपनी नोट्स को जरूर प्रिपेयर करो और साथ में साथ अपनी NCERT की बुक या जिस भी रेफरेंस की बुक को आप फॉलो करते हो ना, उसको भी आप साथ में खोल के रखो। जो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो ना उसको एटलीस्ट अपने रेफरेंस की बुक से एटलीस्ट एक बार तो आप रीड करोगे ही करोगे। ठीक है, ये बहुत हेल्प करता है बच्चे। जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट समझते हो, जब भी कोई कॉन्सेप्ट आप अंडरस्टैंड करते हो ना, तो उससे रिलेटेड जब आप वर्ड्स को पढ़ते हो ना तो वो कॉन्सेप्ट आपके मेमोरी में और ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए रिकॉल रखने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना वो स्टोर हो जाता है। तो रीडिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट समझो एटलीस्ट उससे रिलेटेड रेफरेंस की बुक में जरूर रीड करो। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। एक पार्ट में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ना उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। तो हमने बेसिकली अंडरस्टैंड किया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बेसिस पे कि किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म होते हैं। तो हमेशा बात याद रखना कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ना उसके लिए दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर बहुत ही एसेंशियल है, तभी जा कर के आपकी बॉडी की मसल में कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होगा। ठीक है, एक तो है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, दूसरा है कैल्शियम, और कैल्शियम जो है ना वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है और सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड के अंदर मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। उसी मायोफिब्रिल पर आपके प्रोटीन होते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन की एक यूनिट है TPC, जिस पर कैल्शियम आकर के बाइंड होता है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हमने पार्ट 8 में काफ़ी डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया है और उस चीज़ को आगे की तरफ कनेक्ट करके लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चे, इस मसल कॉन्ट्रैक्शन में ना बेसिकली एक क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो ये क्रॉस ब्रिज का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो हमने अंडरस्टैंड किया कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन है ना वो बेसिकली आपके 3 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। एक को हमने अंडरस्टैंड किया फोर्स रेटिंग प्रोटीन, ठीक है, एक को हमने अंडरस्टैंड किया रेगुलेटिंग प्रोटीन, और तीसरा जो था हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, अब देखो हमने इन सारे प्रोटीन्स के बारे में प्रीवियस पार्ट्स में डिस्कस किया है बच्चे, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस पार्ट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके सामने क्या है, एक एक्टिन मॉलिक्यूल। ठीक है, और इस एक्टिन की ये रही आपकी क्या, इस एक्टिन ये रही आपकी एक्टिव साइट। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये तो है आपकी एक्टिव साइट, और ये क्या है बच्चे, एक्टिन। ठीक है, एक्टिन कैसा फिलामेंट होता है, तो थिन फिलामेंट होता है। ठीक है, अब देखो अब इस एक्टिन से कौन इंटरेक्ट करेगा, मेरोमायोसिन। तो मेरोमायोसिन जो है ना हमने ये अंडरस्टैंड किया कि मेरोमायोसिन पर दो तरह की यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो यूनिट है जो एक्टिन के एक्टिव साइट से बाइंड करेगा और दूसरी यूनिट है जिस पर ATP बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये जो दो यूनिट्स हमने ड्रॉ किया, एक तो वो पॉकेट है, ये एक्टिव साइट फॉर एक्टिन बाइंडिंग,
एक्टिन इसी एक्टिव साइट पर बाइंड करता है, ठीक है। और दूसरा साइट जो है ये है बेसिकली एटीपी बाइंडिंग, ठीक है। और ये क्या है बच्चे, ये है आपका मायोसिन। ये क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मायोसिन, ठीक है। अब देखो एक तो रहा आपका क्या मायोसिन और दूसरा क्या है बच्चे आपका एक्टिन। हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जब भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो वहां पर मायोसिन जो थिक फिलामेंट है उसके ऊपर क्या स्लाइड करता है, एक्टिन मॉलिक्यूल स्लाइड करता है, ठीक है। इसी चीज को तो हमने अंडरस्टैंड किया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में कि मायोसिन के ऊपर एक्टिन फिलामेंट क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली स्लाइड कर रहे हैं, और इसे स्लाइडिंग की वजह से मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और मसल जो है वो आपके बोन से अटैच्ड होती है। तो जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बोन में क्या होगा, मूवमेंट होगा। जब बोन में मूवमेंट होगा तो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इसी चीज को तो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ऐसा मूवमेंट जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी को तो हम बोलते हैं लोकोमोशन। तो ये रही आपकी मायोसिन, ये रही आपकी एक्टिन। एक्टिन की पर्टिकुलर अपनी एक्टिव साइट है और बेसिकली इसी एक्टिन से क्या अटैच है, इसी एक्टिन से क्या अटैच है, ट्रोपोमायोसिन। इसी एक्टिन से क्या अटैच है, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि एक्टिन के अराउंड ही आपके ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होते हैं और इस ट्रोपोमायोसिन से कनेक्टेड होती है आपकी क्या, ट्रोपोनिन, ठीक है। अब ट्रोपोनिन जो है, इसमें ट्रोपोनिन जो है एक सब यूनिट होगी कैल्शियम बाइंडिंग, जिसको आप बोलते हो टीपीसी, टीपीसी। ये तो यूनिट कौन सी होगी, टीपीसी, जहां पर कैल्शियम आकर क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। दूसरा यूनिट हो गया आपका, दूसरा यूनिट हो गया आपका टीपीटी, एक हो गया आपका टीपीटी। ये क्या है बच्चे, टीपीटी ऐसा ट्रोपोनिन का यूनिट जो ट्रोपोमायोसिन से अटैच्ड होता है, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन से अटैच्ड होता है। और इस ट्रोपोमायोसिन से जब ये अटैच होता है ना, इसी पर आकर के क्या अटैच होते हैं आपके ट्रोपोमायोसिन की सी यूनिट, ठीक है, ट्रोपोनिन की सी यूनिट। और साथ में साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी यूनिट से एक अटैच्ड है एक और सब यूनिट जिसको आप बोलते हो क्या, टीपीआई। क्या बोलते हो, टीपीआई, जो इनहिबिटरी है, जो बेसिकली ये एक्टिव साइट को क्या करते हैं बच्चे, एक्टिन के एक्टिव साइट को मास्क कर लेता है। मींस ये क्या कर रहे हैं, ये इन्हीं इंटरेक्शन को इनहिबिट कर रहे हैं, इनहिबिट the interaction between actin and myosin, actin and myosin by masking the active site, by masking the active site of actin, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझना कि एक्टिव साइट की एक्टिव साइट को, एक्टिन के एक्टिव साइट को कौन मास्क कर रहा है, ट्रोपोनिन की टीपीआई सब यूनिट, ठीक है। और टीपीसी क्या है, इसी पर आकर के क्या करते हैं, कैल्शियम बाइंड करते हैं। और टीपीटी क्या है कि जो ट्रोपोनिन यूनिट है बेसिकली ये यूनिट ही कनेक्ट होती है ट्रोपोमायोसिन से, ठीक है। तो अब देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पर टीपीआई ने इस एक्टिन के एक्टिव साइट को मास्क कर लिया, तो मेरोमायोसिन की एक्टिव साइट कभी भी एक्टिन से बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। तो जब बाइंडिंग नहीं होगी तो आप देखोगे कि यहाँ पर नो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। जब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन नहीं होगा तो मींस यहाँ पर नो
मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पर मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब क्रॉस ब्रेस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ बताने जा रहा हूँ कि अब जैसे ही मैं ही बता देता हूँ ये इस टाइप को कनेक्ट करके, अब जैसे ही इस यूनिट में, इस टीपीसी यूनिट में किसकी बाइंडिंग होगी, कैल्शियम की बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग एट टीपीसी यूनिट, बाइंडिंग एट टीपीसी सब यूनिट। और ये बाइंडिंग बेसिकली किसकी प्रेजेंस में होता है, तो बेसिकली किसकी प्रेजेंस में, एटीपी के प्रेजेंस में और साथ में मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ही बाइंडिंग होती है, इनकी प्रेजेंस में ही बाइंडिंग होगी। क्यों एटीपी, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो वहां पर कैल्शियम के जो पंप प्रेजेंट है ना, पंप हमेशा एक्टिव होते हैं या अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं एनर्जी की प्रेजेंस में ही। तो जब एनर्जी वहाँ पर एटीपी यूटिलाइज होगा तो बेसिकली वहाँ से क्या निकलेगी, कैल्शियम, मींस कैल्शियम का जो पंप है वो एक्टिवेट हो जाएगा और कैल्शियम जो है वो सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड में आ जाएगा और वहीं पर तो प्रेजेंट है क्या, आपका ट्रोपोमायोसिन, जो मायोफिब्रिल पर ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोमायोसिन से टीपीसी प्रेजेंट है। तो कैल्शियम यहाँ पर जैसे ही बाइंड करेगा, यहाँ इस यूनिट में स्ट्रक्चरल चेंज होंगे और स्ट्रक्चरल चेंज होने की वजह से अब क्या होगा कि एक्टिन की एक्टिव साइट जो है वो फ्री हो जाएगी। एक्टिन की एक्टिव साइट जो है, ये एक्टिव साइट किसकी है बच्चे, एक्टिन की है। अब ये एक्टिव साइट कैसी होगी, फ्री होगी। क्यों फ्री होगी, क्योंकि जैसे ही कैल्शियम इस यूनिट पर आके बाइंड होगा, यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे और स्ट्रक्चरल जब चेंजेस होंगे ना बच्चे, तो यहाँ पर एक्टिन की एक्टिव साइट जो है वो फ्री हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट है, मायोसिन प्रेजेंट है, ठीक है। और इस ट्रोपोमायोसिन से क्या प्रेजेंट था, तो यहाँ पर टीपीसी, और इसी टीपीसी पर क्या बाइंड हो गया बच्चे, यहाँ पर एक ट्रोपोनिन और साथ में टी यूनिट और साथ में क्या प्रेजेंट है, टीपीसी यूनिट। और यहीं पर तो आकर भी कौन बाइंड हो रहा है, कैल्शियम बाइंड हो रहा है। कैल्शियम जैसे ही बाइंड होगा, अब होगा क्या कि इसके पूरे ट्रोपोनिन यूनिट में स्ट्रक्चरल चेंज होंगे और स्ट्रक्चरल चेंज होने की वजह से इस जो एक्टिव साइट को इसने मास्क करके रखा था, अब वो मास्किंग हट गई, ठीक है। अब देखो API जो है वो मास्किंग हट जाएगी, तो यहाँ पर ये क्या है आपका मेरोमायोसिन, और मेरोमायोसिन जो है ना, ये जो मेरोमायोसिन की एक्टिव साइट थी, मेरोमायोसिन की जो ये एक्टिव साइट है, ये आपस में एक क्रॉस स्ट्रक्चर बना लेंगे और यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर ATP बाइंड हो जाएगा। जैसे ही ATP बाइंड होगा, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, इस मेरोमायोसिन और एक्टिन के बीच में इंटरेक्शन हुआ, मींस यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्योंकि ये मसल जो है वो आपके बोन से अटैच है, और जब बोन से अटैच है मीन्स यहाँ पर मूवमेंट होगा, और ऐसा मूवमेंट जिसमें बेसिकली आपके बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा किसी चीज को तो आप बोलोगे लोको मोशन,
ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली जब क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब देखो जो ये एटीपी बाइंड हो रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यूसली मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक ना एक टाइम पर मसल में रिलैक्सेशन भी तो होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो एटीपी बाइंड हो रहा है ना बच्चे, ये बेसिकली एटीपीज के प्रेजेंस में, एटीपीज के प्रेजेंस में ये एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में ब्रेक होगा और यही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो यूटिलाइज होता है, यूटिलाइज बाय मसल, ठीक है। एटीपी जैसे बाइंड हुआ, एटीपीज ने उसको ब्रेक किया, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो बेसिकली इसके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर क्या है, हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी। और इस एनर्जी को कौन यूटिलाइज कर रहा है, तो मसल यूटिलाइज कर रही है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना कि जब यहाँ पर एटीपीज के प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है तो एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मींस मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। मींस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। और वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, एटीपी से मिल रही है। जो एटीपीज के प्रेजेंस में एटीपी जो है वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक हो रहा है और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो मसल के थ्रू यूटिलाइज हो रहा है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो ये पूरा अंडरस्टैंड हुआ कि जब भी क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, जब भी क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा मींस यहाँ पर क्या हो रहा है, मींस यहाँ पर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये बात तो समझ में आया कि जब क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है मींस यहाँ पर मसल के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और ये क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन में जो ये ट्रोपोनिन यूनिट है, ये जो ट्रोपोनिन यूनिट है, ट्रोपोनिन यूनिट है जो कैसी प्रोटीन है, एक तरह की कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो किन चीजों से मिलकर के बनी हुई है, टीपीसी, टीपीटी और टीपीआई। मींस 3 सब यूनिट से मिलकर के बनी है ट्रोपोनिन यूनिट। और ये ट्रोपोनिन किसके ऊपर अटैच होती है, ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन किससे अटैच होता है, एक्टिन से। और एक्टिन पर प्रेजेंट होती है एक्टिव साइट जो मेरोसिन से बाइंड करते हैं, मींस मायोसिन से बाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इंटायर मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है उस चीज को हमने अंडरस्टैंड किया। देखो यहाँ पर जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ना उसमें एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसको मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे एनर्जी कहां से प्रोवाइड होगी, एनर्जी प्रोवाइडर कौन है, ठीक है। मींस सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो कहां से एनर्जी मिल रही है, सोर्स क्या है। तो देखो इसके 2-3 सोर्स हैं। आप इसको इस तरीके से समझो कि जो पर्सन जिम में जाते हैं ना, रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट की क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो एक तो आपके बॉडी में जो आप फूड खा रहे हो वहाँ से आपको एनर्जी जनरेट हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है ना बच्चे, तो जो जिम वाले पर्सन होते हैं ना वो प्रोटीन पाउडर खाते हैं। और इस प्रोटीन पाउडर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रेटीन फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। और ये क्रेटीन फॉस्फेट जो है ना क्रेटीन काइनेज की प्रेजेंस में क्रेटीन और हाई एनर्जी फॉस्फेट में ब्रेक होता है। फॉस्फेट जो है वो हाई एनर्जी वो तो मसल यूटिलाइज कर लेती है, क्रेटीन जो है ना वो आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, मींस किडनी के फेल्योर करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो एक तो सोर्स प्रोवाइडर कौन है, हमने एक नॉर्मल आपका फूड है आपके बॉडी में मेटाबोलाइज होगा, वहां से एनर्जी। जब ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी चाहिए तो आप जो प्रोटीन पाउडर लेते हो ना, प्रोटीन पाउडर लेते हो मींस क्रेटीन ले रहे हो, वो बेसिकली एक तरह का क्या है आपके लिए बहुत ही डेंजरस है। इसको हम अगली क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन
के थ्रू मीन्स जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड क्यों बन रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा अगर आप देखो ना तो यहाँ पर मसल फाइबर के बारे में हम पढ़ेंगे, मसल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। ऐसे ही आप कनेक्ट होइए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर के आ रहा हूँ बच्चे आपके लिए यूट्यूब पर। आप बस इतना काम करो कि आप इन कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ अपनी नोट्स को प्रिपेयर करो और अपनी NCERT या किसी भी रेफरेंस बुक की रीडिंग जरूर करो, ठीक है। चलो ख्याल रखो अपना।